नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का AIR जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बातें कही। संगठन में जो संबोधन किया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे इम्पोर्टेंट है उसमें संबंधित जो बातें कही हैं वो। सबसे पहले तो हम ये इस बात की चर्चा थी जो GS सेकंड के लिए पॉलिटी वाले क्षेत्र में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्थिर सरकारें हैं या फिर बहुत ज़्यादा बहुमत से जो जीती हुई सरकारें हैं वो वर्सेस जो गठबंधन की सरकारें उनकी स्थिति, वो विकास वर्सेस लोकतंत्र की विकास करने में कौन सी सरकारें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, वहीं पे जो लोकतंत्र की जो भावना है उसको ज़्यादा मजबूती से या प्रखरता से कौन सी सरकारें ला सकती हैं। तो इसमें ये था कि जैसे कोई मजबूत सरकार है, जो बहुमत से साथ सरकार होती है, वो सतत विकास और शांति स्थापित करने में ज़्यादा अच्छे से भूमिका निभा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट हमारी GS सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहीं पे कुछ और इम्पोर्टेंट थी, जैसे पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो एक साहित्यकार भी थे, जो अपनी कविताओं के माध्यम से जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो जागरूकता है उसके दिशा में काम किया है। तो उनका नाम है बाबा कांशीराम। तो ये याद रखना है, पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता है। अगला हमारा हट्टी समुदाय है। 2-3 दिन की पहले की AIR में था कि राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों से हमारे अनुसूचित जनजाति घोषित किए कुछ समुदायों को। तो हम ये देखेंगे संविधान में क्या प्रावधान है अनुसूचित जनजाति को घोषित करने से संबंधित। उससे पहले हम हट्टी समुदाय का एक बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है। दूसरी चीज़, हट्टी समुदाय का नाम कहाँ से पड़ा। ये हाट से रिलेटेड, जो हाट बाज़ार लगते हैं, अस्थायी बाज़ार जो लगते हैं, उसी तरीके से हाट बाज़ार से संबंधित जो कार्य है, इसी हाट के नाम पे इनका नाम हट्टी पड़ा है सब स्थानीय स्तर पे। अब इनमें एक इम्पॉर्टेंट डेटा और आ जाता है कि जो हरियाणा में जिस तरीके से खाप पंचायत है, उसी तरीके से हट्टी समुदाय में एक स्थानीय या फिर पारंपरिक जो परिषद होती है वो है। उस परिषद का नाम क्या है, खुम्बली कहा जाता है। जैसे हरियाणा में खाप पंचायत है, वैसे ही यहाँ पे खुम्बली परिषद के नाम से खुम्बली। तो ये याद रखना है, ये डायरेक्ट किसी उसमें आ सकता है कि खुम्बली संबंधित है। तो ये हो गया हमारा। अब हट्टी समुदाय हमने देखा, और अनुसूचित जनजाति संबंधित जो प्रावधान है हमारे संविधान में, क्या प्रावधान है या फिर है ना, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों की मतलब इनको है ना संविधान या फिर कहीं अपनी जो विधानसभाओं में, सबसे पहले विधानसभाओं में जो इनको प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इनको प्रतिनिधित्व के रूप में पहली बार बुलाया गया था। उससे पहले किसी भी अधिनियम में इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड चीज़, हमारे जो वर्तमान जो संविधान है उसमें कहाँ कहाँ है इसका जिक्र है, किस तरीके से परिभाषित किया गया, एग्जैक्टली कौन सी समुदाय को या फिर कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में इंक्लूड किया जाएगा, ये कहीं पे भी संविधान में एग्जैक्टली परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में 366 के क्लोज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब को परिभाषित करने की प्रक्रिया दी गई है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसी जनजातीय समुदाय होंगे जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। अब 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कैसे घोषित की जाएंगी, अनुसूचित जनजाति 342 के अंतर्गत 342(1) जो है उसमें क्लॉज है, तो उसके अंतर्गत कैसे कौन घोषित करता है, हमारे राष्ट्रपति घोषित करते हैं। राज्यों और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड राष्ट्रपति घोषित करते हैं। यदि राज्यों से रिलेटेड अगर कोई है तो वहाँ पे राज्यपाल से कहीं ना कहीं परामर्श लिया जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया होगी, संवैधानिक प्रक्रिया। अब कुछ ये देखते हैं कि सर्वाधिक जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो ओडिशा में हैं। ओडिशा में सबसे ज़्यादा संख्या के स्तर पे सबसे ज़्यादा ओडिशा में। वहीं पे कुछ और पहले देखते हैं, ट्राइफेड जनजातीय स्कूलों का डिजिटल रूप में परिवर्तन करना, साथ ही साथ PVTG, इसमें क्वेश्चन भी आया गया है PVTG पे, प्रधानमंत्री वन धन योजना, और साथ ही साथ एकलव्य स्कूल जो रेजिडेंशियल स्कूल है वो। तो ये हमारा अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड एक ब्रीफ में हमारा रिवीजन हो गया। इसके बाद में अगला एक देखते हैं, मेघा चक्र अभियान। मेघा चक्र अभियान जो अपनी CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने शुरू किया है। किससे रिलेटेड है, जो बाल यौन शोषण है, जो ऑनलाइन जो बाल यौन शोषण होता है उससे रिलेटेड। ये 2022 का अभियान है। इसी तरीके का अभियान CBI ने 2021 में भी चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन कार्बन।
तो ऑपरेशन कार्बन या फिर मेघा चक्र अभियान, ऑप्शन में इस तरीके से आ सकता है कि मेघा चक्र अभियान और ऑपरेशन कार्बन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये दोनों ऐसे लगते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के, जो बाल यौन शोषण से रिलेटेड उनके मामलों में रोक लगाने के लिए, फिर उनके मामले में जो प्रचार संबंधी ऑनलाइन प्रचार सामग्री है उस पर कंट्रोल करने के लिए, ये हमारा हो गया। वहीं पे साथ ही साथ ये था कि हमारी सीमा क्षेत्र को अगर अधिक सुरक्षित करना है तो उसके लिए हमें सुरक्षा के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी है या फिर इनोवेशन उसको ज़्यादा ध्यान देना होगा। वहीं एक इम्पॉर्टेंट ये था कि मेक इन इंडिया अभियान को 8 साल हो जाएंगे हमारे आज। तो 8 साल होने के उपलक्ष्य में मेक इन इंडिया में क्या, मतलब मेक इन इंडिया के अंतर्गत क्या क्या ऐसे प्रयास किए गए जो भारत को जो निर्यात को बढ़ावा देने या फिर आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आज के न्यूज़पेपर में और बहुत सारी डिटेल्स हम कल या आने वाले टाइम में कर लेंगे। वहीं पे परसों की न्यूज़ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था कि जो ये महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है उससे रिलेटेड हम कहीं ना कहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो यूपी की जो विधानसभा है उसमें मानसून का जो पहला सत्र था विधानसभा का, वो महिलाओं को डेडिकेटेड था। महिला जो विधायक हैं उनको डेडिकेटेड था। वो महिला संबंधित कोई भी मुद्दा उठाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था और सभी महिलाओं को ही मौका दिया गया था बोलने का। साथ ही साथ जो अध्यक्ष थी वो भी महिला को ही उस टाइम नियुक्त किया गया। तो एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में इम्पॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट कदम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक जो असमानता रिपोर्ट थी उसमें हमारी जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है उससे रिलेटेड जो स्थितियां हैं उसकी दिशा में हम एक इम्पॉर्टेंट ये लग सकते हैं कि ये सुझाव हो सकता है हमारा। नेक्स्ट हमारा था कि जो विधि और न्याय मंत्रालय है उनके जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि हमारे विवाद निपटान की वैकल्पिक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। वैकल्पिक न्याय व्यवस्था होने का कारण क्यों चाहिए हमें वैकल्पिक न्याय व्यवस्था? इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वर्तमान में 4 करोड़ 80 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। तो ये एक डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है जो पॉलिटी का हमारा जो GS सेकंड है उसमें न्यायपालिका है और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट और सामाजिक न्याय इसमें भी हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने सारे लंबे मामले हैं। हमारा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अंतर्गत उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये है कि लगभग 67% ऐसे लंबित मामले हैं जो ट्रायल के बेस पर ट्रायल के लिए लंबित हो रखे हैं। तो मतलब 67% लोग ऐसे हैं जिनकी अभी ट्रायल भी नहीं हो पाई है। तो ये एक सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत ही मतलब एक ऐसा स्थिति है कि जो हम भारत के जो संविधान में अंतर्निहित जो सामाजिक न्याय वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए इन्होंने वैकल्पिक न्याय व्यवस्था से संबंधित जो विचार दिया है उसमें क्या क्या आ सकता है? मध्यस्थता, साथ ही साथ लोक अदालत और फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाना। तो ये 3 चीज़ें हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं या फिर सुझाव में भी दे सकते हैं। साथ ही साथ ये था कि जो निचली अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कोर्ट्स हैं, उनकी जो बुनियादी ढांचा है उसको बेहतर बनाया जाए और साथ ही साथ विधि शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको मानकीकृत किया जाए। क्योंकि विधि संबंधी जो शिक्षा है अगर क्यों की जाएगी तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट कल की न्यूज़ थी PFI, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। PFI है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड भी था कि इसके ऊपर जो आरोप है वो मनी लॉन्ड्रिंग से भी है। साथ ही साथ जो समाज में जो व्यवस्था है उसको भड़काने या फिर सांप्रदायिकता भड़काने के लिए भी इसको आरोपित थे। तो लगभग देश में 100 से अधिक जगह पे छापे मारे गए और इसमें ED और ED के साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, साथ ही साथ स्थानीय पुलिस और हमारे सशस्त्र बल, इन सब ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ एक पूरा ऑपरेशन चला। ये 2017 में NIA ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी कि PFI मनी लॉन्ड्रिंग और देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हमारे 2022 में सिक्योरिटी से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। मिलते हैं कल
KAIR के साथ। धन्यवाद।